स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हाथापाई की नौबत आ गई। वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जैसे ही सत्र शुरू हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। इसके अलावा सदन में विरोध तब और बढ़ गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल लोन ने सलमान सागर ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी। विधानसभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने अपना काला कोट फाड़ लिया और हवा में लहरा दिया। भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही रोक दी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मारपीट, धक्का मुक्की, किसी ने काले कोट लहराए तो किसी ने विधानसभा कागज लहरा दी। ये नजारा जम्मू कश्मीर विधानसभा का है। जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों का 13 सेकंड का आप वीडियो देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। विजुअल का एक एक फ्रेम जम्मू कश्मीर के विधायकों की कहानी खुद बयां कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ कानून को लेकर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी और सत्ताधारी दल के विधायक आपस में भिड़ गए। भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। पहली बार इस प्रकार से ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से धमकी हमने देखी है स्पीकर को। फर्स्ट टाइम, आई थिंक दिस इज गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ असेंबली कि ट्रेजरी बेंचेस के एमएलएज कहते हैं कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। लेकिन इनकी इंटेंशन जो है उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कश्मीर में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना है। ये बड़े संतुष्ट हैं, बड़े खुश हैं। इनके सांसद, इनके मेंबर पार्लियामेंट्स, जहाँ डिबेट हो रही थी वहाँ ये कुछ ही नहीं बोले, वहाँ चुप रहे। दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली उनने सपोर्ट की दिल्ली में। अब यहाँ पे इनको लगा कि भाई कश्मीर में दोबारा से धार्मिक भावनाएं उजागर करनी है, तो ये ड्रामा कर रहे हैं सुबह से। विधानसभा में हंगामा इतना बढ़ गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद ने अपना काला कोट फाड़ लिया और हवा में लहराने लगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके समर्थक विधायक विधानसभा में कागज फाड़ते हुए दिखाई दिए। विधायकों ने कहा, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। हम पार्लियामेंट के जो बिल है उसके खिलाफ या उसकी अथॉरिटी के खिलाफ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रही है, चाहे वो एनआरसी, जीएसटी, फार्म्स लॉ पे डिस्कशन हुआ है, उसी तरह हमें मौका एक दिया जाए कि हम यहाँ डिस्कस करें, हम अपने दिल की बात करें। ये एक इमोशनल इशू है। अगर आप इस आज के अमेंडमेंट बिल की देखेंगे तो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से आपके कब्रिस्तान, आपके आस्थान, आपके मस्जिदों को कोई भी ले सकता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है। भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ा। स्पीकर ने कहा, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का मजबूती से विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में चिंताजनक है कि सरकार में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने का साहस भी नहीं है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर घंटों तक बहस के बाद लोकसभा में 2 अप्रैल और राज्यसभा में 3 अप्रैल को पास कर दिया था।
उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद ये वक्फ संशोधन बिल कानून का रूप ले चुका है, साथ ही देश भर में प्रभावी भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अनंत अमित इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिबेट में। प्रवक्ता हैं बीजेपी के अहमद अयाज, सचिव जम्मू कश्मीर एमपीएलबी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मौलाना नदीमुद्दीन प्रेसिडेंट AIUC हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों का भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अहमद अयाज जी से शुरुआत करेंगे। अहमद अयाज साहब, जब पूरी दुनिया ये कह रही है, मुसलमानों में भी अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, कई पढ़े लिखे मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई 80 साल से वक्फ बोर्ड से हमें क्या मिला। जिस वक्फ बोर्ड से 12,000 करोड़ की आय हो सकती थी, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, रिसर्च संस्थान, कई चीज़ें बनाई जा सकती थी, गरीबों के लिए स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती थी, अब ये बात खुलकर हो रही है। तो उसे लेकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हंगामा करना, हाथापाई करना, आखिर क्यों? यहां पढ़े लिखे लोग नहीं आते क्या? अगर आते हैं, इनका सियासी एजेंडा दूसरा है। पहली बात ये कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या मिला, ये शिकायतें हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुसलमानों की शायद ये भी शिकायत होगी कि पूरे मुसलमान कौम को, कम्युनिटी को गवर्नमेंट सतह पर भी ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया। क्योंकि अभी भी अगर हम देखेंगे तो मुसलमान एजुकेशनली बैकवर्ड कंसिडर किए जा रहे हैं और इकोनॉमिकली भी। तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, ना वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ उन्हीं का ये काम है, ये बुनियादी हुकूमत का भी काम है, जिनके ऊपर भी उंगलियां उठ सकती है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड पर भी अब देखना ये है कि वक्फ बोर्ड एक छोटा सा मामला है सारे निज़ाम में। तो वक्फ बोर्ड पर अगर कुछ कमियां हैं, वो तो शायद रिफ्लेक्ट करता है जो सारा निज़ाम हमारा, जो सारा सिस्टम हमारा बना हुआ है, उसी का रिफ्लेक्शन हमें वक्फ बोर्ड में दिखता है। अब हम इसलिए वक्फ बोर्ड पर बात करें क्योंकि हमने इसको मौजूद बहस बना दिया, इसमें हम घुस गए, हम किसी और डिपार्टमेंट में नहीं घुस गए, तो इसलिए हमको वहां कुछ दिख नहीं रहा है। आप दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट में घुस जाइए, वहां भी आपको यही मिलेगा। तो इसलिए कोई अगर मुसलमान ये कहता है कि हमको क्या मिला, हक बजानिब है, उसको बात करने का हक है, और अगर इसके विरोध में कोई बात करता है उसका भी हक बनता है। अगर जम्मू कश्मीर असेंबली, क्योंकि एक मेजॉरिटेरियन स्टेट एरिया है, वो भी एक बड़ी बात है। दूसरा ये कि बहुत सारे और असेंबलीज, शायद तमिलनाडु असेंबली में भी ये मसला आ गया, शायद वेस्ट बंगाल में भी आ जाएगा, उसको छोड़ के आम लोगों पर भी मसला आ गया, और हर एक मुसलमान इसके विरोध में खड़ा है, मजहबी मामलात में मुदाखलत कहकर, या ये कि भाई इनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है। हर मुसलमान तो नहीं है अहमद साहब, हर मुसलमान तो नहीं है। कई जगह जश्न वाली तस्वीर भी सामने आई है, कई जगह लोगों ने धन्यवाद रैली भी निकाली है। जैसे अगर कोई जश्न मना रहा है, उनको शायद ये अंदाजा है कि दो चीजें हैं। एक ये है कि देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों में आपस में भी उनके खिलाफ बदजुनी है, दैट्स आल्सो ट्रू। इनका देखिए, अब सारा मैं क्या विस्तार से बताऊं, वक्फ बोर्ड में अपनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के भी इश्यूज होते हैं। वन डज नॉट लाइक द अनदर, वो भी एक इशू है। नहीं तो मुझे बताइए, कल को एक मुसलमान वक्फ बोर्ड का फायदा लेकर अब कितने लोगों को बसाया जा सकता है, अपलिफ्ट किया जा सकता है, जो इस वक्त डोल बजा रहे हैं। क्या जरूरी है कि उनको फायदा इससे मिल जाए, और कितना फायदा मिल जाए, और कितना? ज्यादा से ज्यादा आप एक यूनिवर्सिटी बना सकते हो, एक कॉलेज बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पर्टिकुलरली टू ए पर्टिकुलर पर्सन, अगर उसको डायरेक्टली फायदा मिलता है, मुझे नहीं लगता है कि उसको इतना अपलिफ्ट किया जाए कि वो रातों रात बहुत बड़ा मालदार बन जाए। ऐसी भी बात नहीं है। अब ये है कि एक इंटरनल मामला था, और दूसरे जो गवर्नमेंट, जो बीजेपी, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको थ्रू कर रहे हैं, उनके भी अपने कार्डर्स में मुसलमान हैं, वो तो खुश होंगे। तो मतलब कुल मिला के सूरत हाल यही है कि अब मसला ये है कि अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज ऐसा मसला हुआ, तो मुझे लगता है कि उनको मेरिट है ऐसा करने के लिए। अब हाथापाई की नौबत तो नहीं आनी चाहिए ना
अयाज साहब, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मेरिट उनको है, डिबेट बहस करने की डिबेट मेरिट होगी, अपोज करने के लिए मेरिट होगी। well that is wrong. They जी should have made their point. They should have been allowed to make the point, should have very respectably made the point, because they are the lawmakers, जी they are the legislatures. उनको डिबेट करना है पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उनके पास। दे शुड डिबेट जी मैच्योरली। उनको मोतबर अंदाजा बात करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा, हाथापाई नहीं। ये वो जी कोई अखाड़ा तो है ही नहीं बिल्कुल। असेंबली की तरफ तो। अनंत अमित जी, हम्म। अनंत अमित जी के पास आ रहा हूं। धर्म के मामलों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वक्फ बोर्ड वाला मामला धर्म का मामला है, इसलिए इसे अपोज किया जा रहा है। विवेक जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। सर्वप्रथम तो जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जो घटनाएं घटी, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के विधानसभा में खुर्शीद अहमद शेख के एक विधायक है, वो एक पट्टी लेकर धारा 370 और 35A के खिलाफ और अलगाववादियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑपोजिशन के लिए सुनील शर्मा जी जब उनका विरोध करते हैं तो उनसे हाथापाई करते हैं, तो आज तक इनको यह भी नहीं पता चल रहा है कि धारा 370 और 35A की बात कर रहे हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, हम मुद्दे पर भी आते हैं, वक्त की बात करते हैं। तो विवेक जी, वक्त की बात मैं बताना चाहता हूं अपने सारे लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से कि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि लोग जनमानस इस बात को, और मौलाना और कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार बैठे हैं जो लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं आज आपके माध्यम से। देखिए, पूरे बिल में मेरे को लगता है कि आप जितने भी मौलाना और जो स्कॉलर लेकर जो चैनल पे लोग बैठे हैं, उनको बहुत चीज की जानकारी नहीं है। अब तो चूंकि सारे अमेंडमेंट ऑनलाइन आ चुका है, लोग देख सकते हैं। उसमें 48 अमेंडमेंट के पॉइंट्स है विवेक जी, और 48 में आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये 3 अमेंडमेंट महत्वपूर्ण किए गए हैं। पहला है कि पहला रेवेन्यू को लेकर है, दूसरा धर्म को लेकर है, और प्रशासन को लेकर है। पहला प्रशासनिक अधिकार जरूर दिए गए हैं। और सबसे मजे की बात है, पूरे 48 पॉइंट पढ़ने के बाद विवेक जी, एक भी धर्म से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है वक्त में। एक भी अमेंडमेंट नहीं है धर्म को लेकर। तीसरा रेवेन्यू को लेकर, राजस्व को लेकर है। अगर किसी के राजस्व को बढ़ाने की बात हो रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? और लेकिन जिस तरीके से चैनल पे कुछ मौलाना आकर और गलत बयान दे रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं, अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, राष्ट्रपति महोदया का मोहर लग चुका है, कानून बन चुका है, और निश्चित तौर पे कोर्ट में जब मामला आ गया तो कोर्ट का आप प्रतीक्षा करिए ना, इंतजार करिए। कोर्ट का निर्णय जो करेगा उसमें सबको सम्मान होगा। हम भी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो देश में माहौल बना हुआ है वक्फ को लेकर, वो क्लियर हो। लेकिन हम अपने देश के उन तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि आप किसी के बोली बहकावे में ना आए। ये जो सरकार जो काम कर रही है, सरकार ने आपको ध्यान में रखकर काम किया है और आपके हित के लिए है, किसी के विरोध में नहीं है। किसी के भी धर्म को कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है इस वक्त के अमेंडमेंट से। और एक बात मैं बताना चाहता हूं सांडिल जी, विवेक जी, लगातार लोकसभा के अंदर चाहे मनोज झा हो चाहे ओवैसी साहब हो, धारा 26 की बात कर रहे थे। लेकिन जब धारा 26 में आप पढ़ेंगे तो जो वो लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं वो धारा 26 में है ही नहीं। यानी कि वो संविधान की बात करते हैं और संविधान के मंदिर में बैठकर झूठ बोलते हैं, और संविधान की जिस तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं, वो हमारे संविधान के साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं। मौलाना नदीमुद्दीन जी के पास जा रहा हूं। बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग मुसलमानों को बरगला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, झूठ तो अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे कि अगर वो 2013 का अमेंडमेंट बिल पास नहीं होता तो हम ये बिल लाते नहीं। उस बिल का भाजपा ने समर्थन किया था। देखिए, भाजपा एक झूठी पार्टी है और भाजपा से ज्यादा झूठ कोई बोलता नहीं। भाजपा का IT सेल है और भाजपा के प्रवक्ता आप कह रहे हैं कि हम इनकम को बढ़ाएंगे। अरे भाई मेरे, मैं कहता हूं आपसे उम्मीद ऐसी मुसलमान रखना जैसा शैतान से जन्नत का पता पूछ रहा है। आप कह रहे हैं कि हम इनकम बढ़ाएंगे। जो बीजेपी अपने घर में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रही, वो वक्त में गरीबों को, अरे आपसे कहा था नहीं, झूठ मत बोलिए। नेशनल चैनल पे बैठकर झूठ मत बोलिए। मैंने आपको सुबह भी कहा था, एक दिन पहले भी कहा था, आप एक ऐसा अधिसूचना बता दीजिए जिसमें कि सरकार ने नमाज पढ़ने पे रोक लगाई हो। एक बता दीजिए। आप नेशनल चैनल पे बार बार बैठकर झूठ मौलाना साहब मत बोलिए। आप इनको रोकिए, आप इनको रोकिए। आप कैसे बोल रहे हैं? देश के लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। आप धर्म का ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं और धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं।
आपसे कोई उन्माद ज्यादा फैलाता नहीं। आप हाँ बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं भाजपा अगर ठीक है झूठ बोलती है। अरे आप सबसे या बड़े नहीं झूठे आप हैं। ही बात करिए, चलिए आप बात करिए। अमीर डिबेट कर, आप तमीज नहीं है डिबेट करने मौलाना का नदीमुद्दीन को आप- उनको आपसे मौलाना मुझे जी को तमीज पूरा करने की अनंत जरूरत है जी क्या मौलाना जी? आनंद जी पूरा करने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। उनको नहीं, पूरा नहीं, करने दीजिए, देखिए फिर आप सुनिए। काउंटर कर लीजिएगा। जी, नहीं जी, जी। देखिए सुनिए, देखिए इनको तो पहले तमीज सिखाइए। ये जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा इतनी था। बात मत करिए मौलाना साहब। तमीज तमीज आपसे सीखने नहीं, की जरूरत पर्सनल नहीं है कमेंट मुझे। मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं पर्सनल नहीं, कमेंट नहीं, आप- प्लीज आप- पर्सनल कमेंट नहीं। आप बदतमीज आदमी है। पर्सनल इसलिए कमेंट नहीं मौलाना फिर नदीमुद्दीन आप जी, अभी पर्सनल बोल रहे हैं। कमेंट नहीं। आपको क्या तमीज है? आपको बदतमीजी- अरे भाई हम साहब, आपके बीच में बोले क्या? आप पॉइंट पे वर्ड आइए आप ना, लीजिए। बोले क्या? आप पॉइंट पे आइए ना। ठीक है, चलिए सुनिए पॉइंट पे। उसके बाद वो मुझे कहूँ, जो छत पर नमाज नहीं पढ़ने दे रही, अपने घर में पाबंदी लगा रहे, वो गरीब मुसलमानों को अमीर करेंगे। मैं कहता हूँ इन्होंने कहा कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद जो पैसा आएगा वो गरीब मुसलमान बच्चियों पर खर्च होगा। क्या इन्होंने खर्च किया? नहीं किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर जो स्कॉलरशिप था उन्होंने बंद कर दिया। माइनॉरिटी बजट में इन्होंने कटौती किया। आज तक इनके पास एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। ये क्या बात करें? एक बात, अब ये कह रहे हैं कि वक्त से क्या फायदा मिला। मैं बताता हूँ, आप जरा सा थोड़ा सा सर्च करके आओ। ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मा कॉलेज, ये सब कहाँ बना है? वक्त की लैंड पे गुलगरबा में लाखों बच्चों ने आज तक फायदा उठाया। अब आइए तेलंगाना के अंदर, आइए रेजिडेंशियल जो है स्कूल बने हैं, बड़े बड़े स्कूल बने हैं। कहाँ पर बने हैं? ये तेलंगाना के अंदर, जहां माइनॉरिटी बच्चों के साथ साथ मेजॉरिटी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। 70% माइनॉरिटी के बच्चे, 30% मेजॉरिटी के बच्चे। ये सब आप देखेंगे नहीं। अब आइए असल मुद्दे पे आइए। आप कह रहे क्या प्रॉब्लम है? वक्फा यूजर में जो आपने रजिस्टर्ड का शर्त लगाया वो कहाँ तक सही है? गैर मुस्लिमों को आप लेकर गए कहाँ तक सही है? मैं कहता हूँ चंद्रबाबू नायडू ने क्या बोला कि टेम्पल के अंदर जो मुसलमान काम करते उनको भी बाहर करो। किसी टेम्पल का उदाहरण दे करके बताओ कि मैनेजमेंट के अंदर कोई मुसलमान है? मैं बताऊं? कोई नहीं है ना। अब मैं जवाब भी दे देता हूँ ना। सुनिए, 12 मैं ज्योतिर्लिंग है मौलाना साहब देश में, और अरे 12 सुनिए ज्योतिर्लिंग में देवघर भी है। देवघर में जो सचिव है उनका नाम है, उनका नाम बताए क्या है? हाँ, सुनिए पहले आप अंसारी साहब है। अरे ठीक है, अंसारी आप साहब है, सचिव है। देव बैद्यनाथ अरे, धाम का ट्रस्टी है, उसके सचिव जो है अंसारी साहब है। अरे सर जी मेरी बात तो सुनो ना। आप नहीं बोलो, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आप बोलो। जवाब भी लेते ठीक, जाइए। तो आप काउंटर करो ना। अब आप ऐसा बोलेंगे तो मैं आपको डिबेट करने नहीं दूंगा। या तो किए मैं आपसे तो ज्यादा मौलाना साहब धमकी मत दीजिए, सुझाव दीजिए, धमकी मत अब दीजिए। सुझाव दे रहा हूँ। सुनो, अब मैं आप बोलूंगा, सुझाव दो। मैं अगर बोलना शुरू करूं मौलाना साहब आप बैठेंगे नहीं। आप हमारे पिता के तुल्य हैं, आप उस तरह से बात करें। सुझाव आप- दीजिए, धमकाइए मत। अच्छा सुनिए, ये- सुझाव दे रहा है। नहीं नहीं, ये 14 के बाद का भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे अंग्रेज चोरों से नहीं डरे, तुमसे क्या डरेंगे जी? छोड़ो, तुम देखो हमको डराने की देखो कोशिश मत मौलाना, करो। मेरे अरे पिता नहीं, के डराओ तुल्य मत। हो, आपकी अरे बात मत करो। डराओ मत तुम। अरे बात डराओ सीधी नहीं, करो। धमकाओ हाँ, मत, तुम- सुझाव अरे दे छोड़ो सकते जी। हो, अरे धमका भाई नहीं साहब, सकते हो, क्या बताने। डराओ? देखिए मेरी बात सुनो। एक एक करके मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप अपनी बात रखिए, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? और पर्सनल हो रहे हैं, आप उनको नहीं टोक रहे हैं। नहीं, क्या आप दोनों बात को मतलब टोक रहा हूँ कि- मैं, ये आप दोनों को आप टोक रहा हूँ। बोल मुझ- अब मुझसे मत उलझिए। ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो आप दोनों को, भाई अभी अयाज साहब ने अपनी बात रखी, कोई विवाद नहीं हुआ। सुनिए, आप- जी। सुनिए 10 लाख एकड़ लैंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और ये आंध्रा में 10 लाख हिंदुओं के लैंड है, हिंदू टेम्पल के लैंड है। कितने यूनिवर्सिटी बने, कितने कॉलेज बने, उस पर सरकार की नजर क्यों नहीं है? 17 लाख एकड़ क्रिश्चियनों के पास है, उस पर क्यों नहीं है? मैं कहता हूं कि हमने डोनेट किया, हमारी जमीन में आपको क्या लेना देना है भाई? वक्फ बोर्ड से आपको क्या लेना देना है? वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा धार्मिक मामला है। धार्मिक मामले में आप क्यों आ कोई रहे हैं? बोर्ड कैसे धार्मिक मामला हो सकता है नदीमुद्दीन भाई? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? हाँ, आपका टेम्पल फिर- धार्मिक है होता है। आपका टेम्पल तो मंदिरों के लिए कोई बोर्ड थोड़ी है, मंदिर तो सरकार के क्यों? कंट्रोल में है। अरे क्या टेम्पल बोर्ड है? क्या बात कर रहे हैं? तेलंगाना में टेम्पल टेम्पल बोर्ड है? बोर्ड है। कई टेम्पल सारे बोर्ड है मंदिरों के तेलंगाना में। लिए, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड है क्या इस देश में? अरे बिल्कुल है, टेम्पल हिंदू बोर्ड- एंडोमेंट है। हिंदू एंडोमेंट है, नहीं है? हिंदू एंडमेंट है, नहीं है लेकिन बोले। आप मुझे ये बताइए ना, हिंदुओं के मंदिरों को कौन कंट्रोल करता है? उन टेम्पल मंदिरों बोर्ड की कंट्रोल- जमीनों को कौन कंट्रोल करता है? उससे होने वाली इनकम को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, मगर इसमें बात यह है कि मुसलमानों की जमीन मुसलमानों को दी गई है, अमीरों ने गरीबों को दान में दिया है। सरकार की अरे तो उस जमीन है जमीन क्या? का हो क्या रहा है? सरकार की जमीन है क्या? क्या ये हो रहा है सरकार उस की जमीन है। का? सरकार, अरे ठीक है, मैं कहता हूँ जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है विवेक जी।
जहां जहां गड़बड़ हो रहा है उसको सही करिए। ठीक है, मैं कहता हूं ठीक है, गड़बड़ को सही ठीक है, करिए। ठीक है। अनंत अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अहमद एयाज साहब आपके पास आ रहे हैं। अनंत अमित जी। विवेक जी, ये कई बातों का जिक्र इन्होंने किया मौलाना साहब ने। तो मौलाना साहब, आप हमारे पिता तुल्य हैं। मैं आपको तुम तराम तो बोल भी नहीं सकता हूं, ये हमारी फितरत में नहीं है, हमें ऐसा संस्कार मिला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप हमारी बात अब सुनिए। आपने कहा कि एक ऐसा मंदिर बना जो मुसलमान हो। 12 ज्योतिर्लिंग है हिंदुस्तान में, जिसमें एक देवघर भी ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ धाम का। हफीजुल अंसारी झारखंड सरकार के मंत्री हैं, वो उसके सचिव है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं पहले भी डिबेट में कहा कि आप ये बताइए, 48 अमेंडमेंट हुए हैं इसमें वक्त में, आप एक अमेंडमेंट बता दीजिए उसमें 48, यदि आपने पढ़ा हो, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े, आप एक अमेंडमेंट बता दीजिए जो कि धर्म की बात करता हो, एक अमेंडमेंट बता दीजिए। और तीसरी बात, आज जिस तरीके से वक्त को लेकर आप तेलंगाना की बात कर रहे थे, आप आंध्रा की बात कर रहे थे, आज ये बताइए कि तेलंगाना में, हैदराबाद में ओवैसी साहब की जो अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है, ईश्वर करे कि और भी मेडिकल कॉलेज खोले और भी अस्पताल खोले, हम ये चाहते हैं लोगों का भला हो। लेकिन मौलाना साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपको, एक नेशनल चैनल के डिबेट के माध्यम में, विवेक जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप 10 गरीब मुसलमान का नाम बता दीजिए जिनका कि मुफ्त में ऑपरेशन हुआ हो, मुफ्त में इलाज हुआ हो। आप 10 लोगों का नाम बता दीजिए, मैं आपके साथ डिबेट में बैठूंगा नहीं। लेकिन मुझे पता है, दिल्ली में एक 5 सितारा होटल है, मैं उसका नाम विवेक जी जानते होंगे, उसका किराया कितना आता है मौलाना साहब पता है? 1 रुपए महीना किराया आता है। ये पैसे जाते कहां हैं? आईटीओ पे एक प्रॉपर्टी है वक्फ की, उसके किराए कितने आते हैं? 40,000, जो कि 40 करोड़ रुपए उसके भाड़ा आना चाहिए। ये हो क्या रहा है? और 2013 के बाद 123 ऐसी प्रॉपर्टी थी दिल्ली में जो कि वक्फ के पास गई, और वो करोड़ों की संपत्ति थी। और दूसरा, आप जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट है ना, ये नेशनल सब्जेक्ट है, ये राष्ट्र का सब्जेक्ट है। लेकिन अनंत भाई, आपने तो ये भी कहा ना कि सारी प्रॉपर्टीज के दस्तावेज चेक करेंगे। बिल्कुल तो आपको करेंगे। लगता है 9 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन है, इसके दस्तावेज कहां मिलेंगे? विवेक जी वही कह रहे हैं, जब एनआरसी की बात होती थी तो लोग कहते थे कि इतने पुराने हम दस्तावेज कैसे लाएंगे। आज वक्फ की बात हो रही है तो लोग दस्तावेज लेकर आ रहे हैं। और यदि विवेक जी, किसी भी सरकार द्वारा किसी भी वक्फ बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, उसके सारे संपत्तियों को अगर उजागर किया जाता है, वेबसाइट पे लाया जाता है, कागज कहां से आएगा? 10 वो कागज 400 साल 500 साल पुराना कागज कहां से आएगा? कोई जमीन 200 साल पहले वक्फ की गई है, कोई जमीन 100 साल पहले वक्फ की गई है, कागज कहां मिलेगा वो? विवेक जी, और एक चीज मैं बताना चाहूँ मौलाना साहब को, मैं बताना नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप बताइए मत, इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको ढूंढेगी। तो यही तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई 9 लाख एकड़ जमीन पर आपकी नजर है, इसलिए आपने ये रूल डाला है इसमें। हमारी नजर नहीं है, सरकार ने कहा है कि हम सारे जमीनों का दस्तावेज तैयार करेंगे, जो नहीं है उसको भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, और सारे पब्लिक डोमेन पे एक सेकंड में नदीमुद्दीन जी आ रहा हूं, अहमद एयाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वैसे मैंने तो इसमें रेज कोई नहीं किया। अलबत्ता ये सही है कि जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि फैक्ट इज, हमको फैक्ट को तस्लीम करना पड़ेगा कि कहीं कहीं पॉलिटिकली भी इसको इस्तेमाल किया गया। जैसे कोई 50 साल पहले कोई रेंट मुकर्रर की गई थी वक्फ की प्रॉपर्टी को, शायद उसको 50 साल के बाद भी इंक्रीज नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। ये ट्रू है, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति जो है जहां पर है वो ये है कि क्या ये जो, चूंकि हमको अब सबको पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये हक देता है कि हम अपने मजहबी मामला को खुद देखें, तो वहां दिक्कत आती है कि जब हुकूमत इस मामले के अंदर मुदाखलत करके, डायरेक्ट मुदाखलत करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां एक मुदाखलत आ रही है। अलबत्ता अगर यही बात जो गवर्नमेंट के जहन में है, किसी के जहन में है, वो सामने लाकर कहता है, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, इसको बड़े पैमाने पर कहते, बड़े फोर्स के साथ कहते, कोई इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लेते जिसकी वजह से उनको पाबंद किया जा सकता। मेरा कहने का मतलब है, इसको अमेंडमेंट करने के बगैर कुछ और तरीके थे, क्योंकि इसमें दिक्कतें जरूर है, बहुत दिक्कतें हैं, मिसमैनेजमेंट भी है, वो भी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी अगर कोई ये शक करता है, कोई एक्सप्रेस करता है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसको गलत किया जाएगा मुसलमानों के साथ, वो भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट
नाम ही संशोधन अरे? है, नाम ही संशोधन है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो आप लोगों की संशोधन- आपत्ति के आधार पर कुछ और अमेंडमेंट हो। हाँ, वो संशोधन जो किया गया है उसे हाँ। जाहिर हो रहा है यही बात, जी। क्योंकि बहुत सारे जमीनें जायदादें जो हैं जिनके शायद बोर्ड के पास अभी कागजात भी नहीं मिलेंगे, ये भी है मसला। अगर आप किसी के पास कोई क्लेम करता है, उसका केस कोर्ट में तो है, लेकिन कल को गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई फलानी जमीन का कागज दिखाओ, शायद वक्फ बोर्ड के पास वो जमीन तो है, वो वक्फ की जमीन सचमुच है, लेकिन कागज नहीं होगा, तो ठीक है, गवर्नमेंट उसको नदीमुद्दीन विड्रॉ जी कर कुछ भी कहना चाह सकती रहे है। हैं जी, डॉक्यूमेंट्स का इशू आएगा। नदीमुद्दीन जी नहीं सुना, देखिए मैं भाजपा के प्रवक्ता को एक बात अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखिए सुनिए, सैयद शहनवाज ने पार्लियामेंट में क्या तकरीर किया है, स्पीच दिया था कि सरकार ने सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया है, अगर सरकार वापस कर दे जमीन तो मुसलमानों को सरकारों से लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारे ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि 3,000 करोड़ रुपए की जमीन पर असदुद्दीन अवैसी ने कब्जा किया है। जेपीसी का मेंबर कौन बनाया? हम बनाए, आप बनाए, एक बात। जेड प्लस सिक्योरिटी किसने दिया? दो बात। तीसरा, अमित शाह बार बार अवैसी जी जेड प्लस सिक्योरिटी ले लीजिए। एक मेंबर पार्लियामेंट को 10-10 मिनट 15 मिनट बोलने का लिए सिंगल एमपी को कौन परमिशन दे रहा? तो ये आप मत बताइए। 3,000 करोड़ रुपया उन्होंने अवैसी ने कब्जा किया है, कार्रवाई कब करेंगे महोदय? आप बताइए कब करेंगे कार्रवाई? प्रताप रूडी कहते हैं कि मुझे असदुद्दीन अवैसी घर से इतना अच्छा खाना ठीक आता है, है। जल्दी से जवाब लेते हैं। आनंद जी, आप आनंद जी, बताइए आनंद जी, असदुद्दीन अवैसी पे कार्रवाई कब करेंगे? जी। विवेक जी, यस, कानून बोलिए। बन गया है, शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मोहर लगा दी है, सरकार अपना काम करना शुरू करेगी और जो भी लोग इस तरह के कब्जा करके बैठे होंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो, उन पे कार्रवाई होगी। नहीं, असदुद्दीन अवैसी पर कार्रवाई कब करेंगे? आपके मित्र पर कार्रवाई कब साहब होगी? आप होंगे या हम होंगे, जो भी होगा सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई जब होगी तब होगी, लेकिन विवाद तो फिलहाल चल ही रहा है, विवाद जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।